बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है दक्षिण का महासंग्राम, दावों में घमासान। तो देखिए, मुद्दे की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण के रण में लंबे समय के बाद नए योद्धा मैदान संभालने जा रहे हैं। बीजेपी अपने गढ़ को बचाने रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस भी मंथन में जुटी है। ऐलान जंग के बीच दक्षिण के महासंग्राम में दावों पर घमासान मचा है। कांग्रेस का दावा है कि पिछले सभी 5 उपचुनाव में हमने क्लीन स्वीप किया और अब बारी दक्षिण में विजयी पताका फहराने की है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से अब तक का इतिहास देखें, बाई इलेक्शन का सबसे ज़्यादा बाई इलेक्शन उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और ये बाई इलेक्शन भी कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी और मजबूती के साथ काम करेगी। निश्चित रूप से हम बाई इलेक्शन के जीतने के लिए हम मजबूती के साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जिन 5 उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं वो कांग्रेस कार्यकाल में हुए हैं। वहीं राज्य बनने के बाद से अब तक हुए बाई इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है। छत्तीसगढ़ में अब तक हुए 16 उपचुनाव, 9 उपचुनाव में बीजेपी ने फहराया परचम। 7 बार जीते कांग्रेस के उम्मीदवार। 2018 में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने सभी उपचुनाव जीते। 2018 से अब तक हुए 5 बाई इलेक्शन। रमन राज में भी कांग्रेस ने जीती थी एक सीट। 2006 में कोटा से रेणु जोगी बनी थी विधायक। 2001 में कांग्रेस सरकार में अजित जोगी जीते। बाकी सभी उपचुनाव में बीजेपी की हुई जीत। अब राज्य में बीजेपी की सरकार है और दक्षिण बीजेपी का गढ़ रही है। पिछले 5 उपचुनाव के भरोसे कांग्रेस जीतने का दावा कर रही है, तो सीएम साय और दक्षिण के प्रभारी इसे दिन में सपने देखना जैसा बता रहे हैं। आप देखिए, वो तो एक निर्दलीय भी खड़ा होता है तो जीत की उम्मीद से खड़ा होता है। जीतेंगे तो हम ही लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दिन में ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस भी अपने सपने देख रही है, सपना देखने को उसको भी अधिकार है, परंतु ये कहकर अपने मन को तसल्ली कर रही है। अच्छी बात है कि उपचुनाव ज़्यादा वो जीतती है, परंतु ये ध्यान होना चाहिए कांग्रेस को कि ये 40 साल से पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है। रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी या कांग्रेस, किसके दावे में कितना दम है, ये उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लगातार 5 चुनाव जीतते आ रही कांग्रेस विनिंग 6 लगाएगी या बीजेपी ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी, इसी पर सबकी निगाहें टिकी है। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो खास रिपोर्ट देखिए आपने, और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी है जिनका जवाब लेंगे। पहले सुनते हैं सवालों को। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस बीजेपी दावों से जीतना चाहते हैं दक्षिण का महासंग्राम? सवाल नंबर 2, लगातार 5 उपचुनाव जीत चुकी कांग्रेस क्या इस बार भी जीत का सिक्सर लगा पाएगी? सवाल नंबर 3, कि क्या अपने गढ़ रायपुर दक्षिण को बचाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारा तर्कशील पैनल, खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। सबसे पहले सुंदरानी जी, आपसे जानना चाहूंगी, दीपक बैच की बाइट आपने सुनी, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, 5 बार तो जीत दर्ज करा चुके हैं। पिछले उपचुनाव की बात करें, 5 बार तो पंच मार चुके हैं, सिक्सर की तैयारी है। क्या कुछ ओपनिंग स्टेटमेंट सर? देखिए स्मिता जी, दीपक बैच जी का कॉन्फिडेंस अपने आप में होना भी चाहिए। वो उस वक्त भी था जब 2023 के विधानसभा के चुनाव में वो 75 सीटों की बात करते थे। ये उस वक्त भी था कि लोकसभा चुनाव में अधिकांश सीटें जीतने की बात करते थे। सरकार कांग्रेस की होने के बाद वे 34-35 सीटों पे सिमट के रह गई कांग्रेस, जिसकी सीटें 72 थी विधानसभा में।
और लोकसभा चुनाव में भी उनकी खुद की सीट नहीं बचा पाए, जहां से वो सांसद थे वो वहां पे कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जिता पाए। 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, 1 सीट कांग्रेस जीतने में सफल हुई, वो भी बहुत छोटे मार्जिन के साथ। जहां तक दक्षिण विधानसभा के सीट की बात है, आज तक कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। जहां तक दक्षिण विधानसभा की सीट है तो भारतीय जनता पार्टी की वो परंपरागत सीट है। 8 बार माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी वहां से विधायक हुए और 9वीं बार अब उपचुनाव में सुनील सोनी जी भारी बहुमत से जीतेंगे। स्मिता जी, हम ये चुनाव जीतने के लिए नहीं, हम तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। हमने 67,000 वोटों से विधानसभा सीट जीता था 2023 में। लोकसभा के 2024 के चुनाव में 90,000 मतों की लीड से हमने इस विधानसभा सीट को जीता है। लगातार इस सीट पे विकास किया है माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में। तो कुल मिलाकर लगातार काम किया, जनता से सतत संपर्क शेर है। समझते हैं तो आप भी सवा शेर है। सुरेंद्र जी, जवाब चाहूंगी सिर्फ क्योंकि ये सीट इतनी भी आसान नहीं है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, अभेद किला रही है बीजेपी का। इतिहास 1990 की अगर हम बात करें, तब से लेकर अब तक बीजेपी का गढ़ इसे माना जाता है। इस बार क्या कुछ तैयारियां, महज दावों में ही दम दिखाई दे रहा है? अस्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटेगा। रायपुर दक्षिण की जनता का आशीर्वाद जो है कांग्रेस को मिलेगा और इसके पीछे कारण है। भारतीय जनता पार्टी, आप पिछले 5 उपचुनाव की तो आपने बात कही, उसके साथ साथ 2 और ऐसे उदाहरण हैं। 2006 में जो है कोटा उपचुनाव हुआ था, आपको याद होगा, कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए वो सीट जीती थी। और उसके बाद 2009 में वैशाली नगर का चुनाव था, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी थी। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में देखिए, ये दावा करते हैं, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर समझिए अस्मिता जी। ये काडर बेस पार्टी होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के सामने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और शायद सरकार नतमस्तक है। ये लगातार जो है एक व्यक्ति को, जिसने निष्क्रियता की पराकाष्ठा पार की, एक जनप्रतिनिधि के रूप में कोई कितना निष्क्रिय हो सकता है, सुनील सोनी जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसी व्यक्ति को आरडीए का अध्यक्ष बनाए, वही महापौर रहा, उसी को लोकसभा में भेजे और लगातार जो है 5 साल तक के कार्यकाल में जिस छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको, जिस रायपुर लोकसभा की जनता ने चुनकर भेजा, उनके हक की जब जब आवाज़ उठानी होती थी, जब बात रखनी होती थी, ये दलीय चाटुकारिता में मौन रहे। हजारों की संख्या में पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें निरस्त की सुरेंद्र जी, इस तरह की अरबा का अड़ंगा लगा के जो है धान खरीदी में बात का नाम आप घोषित नहीं कर पा रहे, काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल नहीं। देखिए अस्मिता जी, अभी समय है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी दावेदारी करने का अधिकार है। और अभी जो प्रत्याशियों के नाम का जो है वो पैनल जा चुका है, राजनीतिक समिति जो है तय करती है। किसी भी क्षण प्रत्याशी का नाम आ जाएगा। हाँ, हमें भी इंतजार ना 25 तारीख तक है नामांकन, अभी आज आखिरी दिन तो है नहीं, तो समय है, किसी भी क्षण प्रत्याशी का नाम फाइनल हो जाएगा। और कांग्रेस की तैयारी तो लगातार उस क्षेत्र में चालू है। नगर निगम के 19 वार्ड आते हैं, वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है, जितने बूथ हैं बूथ प्रभारियों की लिस्ट जारी हो चुकी है, बूथ कमेटियां बन चुकी है, प्रत्येक बूथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जो 10 महीने की सरकार है, छत्तीसगढ़ का रायपुर दक्षिण खासतौर पर बृजमोहन जी विधायक रहते ही इस सरकार को कटघरे में खड़ा किए थे। वो अपराध गढ़ बन चुका है। कालीबाड़ी चौक जो हृदय स्थल है रायपुर दक्षिण का, वहां एक आदिवासी युवक को केवल पता पूछने पर पीट पीट के मार दिया जाता है। जिस तरह से महादेव घाट में गैंगवार हुए, राजधानी का अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है जो रायपुर दक्षिण में आता है, वहां एक महिला के साथ में बस में दुष्कर्म हो जाते हैं। तो अपराधगढ़ नशे का कारोबार जो बढ़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रायपुर दक्षिण की जनता भी जवाब लेने तैयार है। ठीक है, जवाब लेंगे। हमारे साथ बीजेपी के साथी भी है, लेकिन उसके पहले राम अवतार जी आपके पास आऊंगी। देखिए, दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, दोनों ही पार्टी अपनी ओर से दावे कर रही है कि हम जीतेंगे। और कहीं ना कहीं इस बार प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि विष्णुदेव साय का ये पहला, उनके कार्यकाल का पहला उपचुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। बात अगर कांग्रेस की भी करें तो कांग्रेस के लिए भी बड़ा चांस है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल नहीं है इस सीट पर। अगर हम धरातल की बात करें सर, तो किस तरह से आप तैयारियां देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों की? किस तरह से जो है चुनावी माहौल आप देख रहे हैं? जब से बृजमोहन अग्रवाल जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया,
उसके बाद से ये संभावनाएं थी कि दक्षिण का उपचुनाव होगा। उसके आधार पर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, भाजपा भी तैयारी कर रही है, दोनों पार्टियों की तैयारी लगातार चल रही है। इसमें एक चीज़ और है कि अगर सुनील सोनी जी को ही टिकट देना था तो उसी समय विधानसभा समय दे देते। लोकसभा में बृजमोहन को जब दिए उसके पहले तय करे, तो जनता को चुनाव का दोहरा कष्ट खर्च ये उठाना पड़ रहा है। इस तरह से प्रत्याशियों को अगर करना था तो ये अगर पहले कर लेते तो ये समस्याएं, ये चुनाव हम अनावश्यक झेल रहे हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है। एक बात, दूसरा जो है प्रत्याशी तय हो गए हैं लगभग दोनों पार्टियों के। एक तरह से चुनाव के रण बच चुके हैं, नामांकन फॉर्म ले रहे हैं, बैठकें चल रही है। एक तरफ सरकार है तो सरकार के आने के बाद, विष्णुदेव सरकार आने के बाद लोकसभा में तो सफलता मिली है सरकार को। अब पहला उपचुनाव है, इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव, तो सरकार की एक अग्नि परीक्षा होगी। जनता का मत क्या है, जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए कानून व्यवस्था के, सड़कों की हालत के, जिस तरह से चौपाटी बनाए जा रहे हैं वो मुद्दे उठ रहे हैं। तो मुद्दे बहुत सारे उठाने की कोशिश विपक्ष कर रही है। मुद्दे भी हैं, प्रत्याशी चयन को लेकर खुद भाजपा के भीतर असंतोष है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस लगातार ये सीट हार रही है। कांग्रेस का नेतृत्व जो है वहाँ पे ज़्यादा निराश तो है ही, वो इसलिए है कि लगातार बहुत ज़्यादा मार्जिन से भाजपा जीतती है और कांग्रेस हारती है। अब नया नेतृत्व किसको देते हैं प्रत्याशी चयन में, फिर एक सरकार से लड़ना एक कठिन चुनौती रहेगी कांग्रेस के पास। प्रत्याशी चयन एक कठिन चुनौती है, संसाधनों का अभाव रहेगा, क्योंकि इसके पहले हम लगातार 20 सालों से देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संसाधन खर्च प्रदेश में अगर किसी विधानसभा सीट में होते हैं तो दक्षिण में होते हैं। तो दक्षिण के जो जिस तरह से संसाधनों का खर्च होता है बड़े तरीके से, अब तो सरकार है और ज़्यादा होगा। तो ऐसे में भाजपा की संभावनाएं अपेक्षाकृत उजली है, परंतु भाजपा को कार्यकर्ताओं के असंतोष का, प्रत्याशी बार बार चुनाव के, तो बुद्धिजीवी मतदाता के बीच जाना होगा और कुछ बड़े वादे करने होंगे कि उस क्षेत्र का जो विकास जिस तरह से होना चाहिए था वो आज तक वो विकास नहीं हुआ है। तो विकास को जो बड़े वादे करने होंगे। कांग्रेस को अपनी गुटबाजी और कई प्रत्याशी रहेंगे उससे झेलना होगा। जाति समीकरण वहां पर किस तरह से बनते हैं ये देखना पड़ेगा, क्षेत्रीय समीकरण किस तरह से बन रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा, और कार्यकर्ताओं को सहेजने की जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की रहेगी। दोनों पार्टी और कार्यकर्ताओं को सहेज कर अगर चुनाव में उतरते हैं तो चुनाव ज्यादा रोचक होगा और ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अगर कार्यकर्ता ही नाराज होंगे तो उस पार्टी को भुगतान बिल्कुल सर, और कार्यकर्ताओं की नाराजगी हमने देखी भी, जिस तरह से कांग्रेस में भी प्रत्याशी को लेकर पहले ही जो है कार्यकर्ता, पहले ही प्रवीण दुबे जी नामांकन फॉर्म खरीद लेते, उनके कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस की स्थिति भी यहाँ पर बन जाती है। श्रीचंद जी, आपसे समझना चाहूँगी, देखिए इस बार का चुनाव इसीलिए भी काफ़ी ज़्यादा ये दिलचस्प हो रहा है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का ये घट रहा है। जनता उन्हीं को चुनती आई है, उन्हीं के चेहरे पर जनता ने हर बार विश्वास जताया है और अब प्रत्याशी बदला है, चेहरा बदला है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि भले ही जो कुछ भी हो आखिरी दम तक मैं ही यहाँ का वो रहूँगा, विधायक रहूँगा, उनका बयान भी सामने आया है। लेकिन अब आपने चेहरा बदल दिया है तो क्या जनता उतना विश्वास कर पाएगी जितना बृजमोहन जी पे करती थी? क्या ये व्यक्तित्व का चुनाव होगा या संगठन का? इस पर आपका पॉइंट चाहूंगी। अस्मिता जी, निश्चित रूप से 35 साल माननीय बृजमोहन जी वहाँ से विधायक रहे हैं और जनता की सेवा करते रहे हैं। बृजमोहन जी ने कहा कि मेरा घर है दक्षिण विधानसभा और मैं सभी कार्यकर्ताओं से जनता की अपेक्षाओं पे सांसद रहते हुए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को भी उसी तरह देखूंगा जिस प्रकार पूरे लोकसभा क्षेत्र को जीतूंगा।
जहां तक आदरणीय सुनील सोनी जी के चेहरे की बात है, कोई नया चेहरा नहीं है। वो पार्षद का चुनाव लड़े, महापौर 2 बार रहे, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, यहाँ पे ये वे पॉइंट लोकसभा के सांसद रहे, अगर लोकसभा ब्रजमोहन जी को लोकसभा का चुनाव लड़वाना ही था तो पहले ही उन्हें टिकट दे देते यहाँ से विधानसभा का। जिस तरह से पत्रकार साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, हम सहमत है उससे। नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक है अस्मिता जी, चुनाव जब होते हैं अलग अलग चुनाव की अलग अलग व्याख्या होती है, अलग अलग उसकी तैयारी होती है, अलग अलग प्रत्याशी दिए जाते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनाने की बात थी, कहीं न कहीं बृजमोहन जी का एक बड़ा चेहरा हमारे पास था और रिकॉर्ड मतों से जीतना था और देश भर के 9वें नंबर पे रायपुर लोकसभा सीट का नाम आया। कहीं न कहीं बृजमोहन जी के नेतृत्व की कुशलता का ही परिणाम था कि बृजमोहन जी 8 बार विधायक बनने के बाद और संसद में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक मतों से जीतते हैं और यहाँ तक कि पूरे देश भर की 9 लोकसभा सीटों में उनका नंबर आता है। तो निश्चित रूप से बृजमोहन जी का एक बड़ा चेहरा है और क्योंकि लोकसभा में तय किया गया था, सारे बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाने की बात थी, उसमें माननीय बृजमोहन जी को चुनाव लड़ा। तब ये परिस्थितियां, विधानसभा चुनाव के वक्त हमको सरकार बनानी थी, सभी प्रमुख लोगों को चुनाव मैदान में उतारना था। निश्चित रूप से बृजमोहन जी उस सीट से 7 बार विधायक रह चुके थे, 8वीं बार चुनाव लड़ रहे थे और वे 8वीं बार में 67,000 मतों से जीते। और इसमें अस्मिता जी मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव में दक्षिण विधानसभा सीट से हम 90,000 के मार्जिन से जीते और सुनील सोनी जी एक परिपक्व नेता हैं, बहुत छोटी उम्र से वे राजनीति में आए हैं और उन्होंने कॉलेज की राजनीति से अपना कैरियर शुरू किया, पार्षद बने, लोकसभा के मेंबर बने, विधायक बनने जा रहे हैं। वहां टक्कर की कोई बात नहीं है, कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रही है। जहां तक लीड हमारा तो प्रयास है कि हम 90,000 के रिकॉर्ड को तोड़े इस बार। शुभकामनाएं आपको सर, शुभकामनाएं हैं। और क्योंकि चेहरा बदला है तो हम भी ये देखने में दिलचस्प है कि आपका जो आप कमिट कर रहे हैं यहाँ पर वो रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। सुरेंद्र जी, 2 बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। देखिए, अगर बृजमोहन अग्रवाल इस बार मैदान में नहीं, ये एक प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए, लेकिन अगर रायपुर दक्षिण की जनता बीजेपी को वोट देती है, यानी संगठन को वोट देती है, तो कांग्रेस के लिए कितने चैलेंजेस हैं यहाँ पर और उन चैलेंजेस से आप निपटने के लिए क्या कुछ करेंगे? अस्मिता जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं रामावतार तिवारी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जो दक्षिण है ये भाजपा के लोग भी मानते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी अपने मैनेजमेंट के दम पे चुनाव जीतते थे, धनबल के दम पर जो है वो विजय हासिल करते थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही सुन लीजिए, ये मान ही रहे हैं कि मोदी जी से 4 गुना लीड लेने वाले बृजमोहन के भरोसे ये लोकसभा चुनाव भी लड़े, अब फिर उन्हीं के भरोसे जो है ये विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। मूल बात, भारतीय जनता पार्टी इतने संशय की स्थिति में है। बहुत सही बात कही रामावतार तिवारी जी ने, ये जो उपचुनाव छत्तीसगढ़ की और खासतौर पर दक्षिण विधानसभा की, रायपुर दक्षिण के विधानसभा की जनता को जबरिया झोंका जा रहा है। यदि ये उसी समय ले लेते निर्णय कि विधायक को लोकसभा का लड़ाना है और लोकसभा सांसद को विधानसभा का लड़ाना है, तो यह नौबत ही नहीं आती। एक निकम्मे जनप्रतिनिधि को जो अपने सांसद निधि का आधा भी नहीं खर्च कर पाते थे, जिसको ना जो काम नहीं करे जनता का, अस्मिता जी और क्या शब्द हो सकते हैं? नहीं, मेरा ये आपके 2 राज्यसभा के मेंबर कहां हैं? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ठीक है, वो भी राजनेता है, वो भी नेता है, उनका जो भी हो, आप यहाँ पर शब्दों की थोड़ी सी गरिमा रखिए। आपको पहले भी मैं टोकने वाली थी, लेकिन आप अपनी बात कहे। देखिए, आपको मौका मिला है, लेकिन शब्दों की गरिमा रखिए। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, आप अपनी शब्दों की गरिमा रखकर बात कीजिए। ठीक है, श्रीचंद जी उनका जवाब सुन लेते हैं। सुरेंद्र जी, बस मैं इतनी सी अपील करूंगी, थोड़ी सी शब्दों की गरिमा रखकर आप अपनी बात को रखिए और आपके पास समय भी है। ना ये गरिमा का पाठ तो पढ़ा ही नहीं है कांग्रेसियों ने। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, रायपुर लोकसभा की जनता ने जिस उम्मीद से सांसद चुना था। ठीक है, मैं दीपक पैच का एक बयान मुझे याद आ गया। वो कह रहे थे कि ये जो रायपुर दक्षिण का उपचुनाव है, ये कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा। और फिलहाल की स्थिति में मैं भी यही चाहती हूँ, पत्रकार साहब भी यही चाहते हैं, हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं कि संजीवनी लाने वाला हनुमान कौन होगा सर? क्योंकि आज भी अभी तक हम इंतजार ही कर रहे हैं कि सूची आ जाती तो हम उस पर चर्चा करते। अब आप थोड़ा सा इस पर भी आप थोड़ा सा पॉइंट रखिए अपना
क्योंकि हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी कब घोषित होगा। जिस संजीवनी की आप बात करें, बिना हनुमान जी के संजीवनी कैसे आएगी सर? अस्मिता जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद है। हर वार्ड में, हर बूथ में जो है कमेटियां बन चुकी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता यह उपचुनाव लड़ेगा। जहां तक बात प्रत्याशी की है, 25 तारीख तक है नामांकन की समय सीमा। आज जो है वो फाइनल स्थिति में है। चुनाव समिति जो है वो घोषित करना है प्रत्याशी का नाम, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अंतिम स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे। की बातें पत्रकार साहब ने भी कही, आपने वैसे तो उनकी ना गुटबाजी, देखिए ये अंतर है। ये अभिव्यक्ति की आजादी और गुटबाजी में अंतर है। जनाधार वाले नेताओं के हक का गला घोटना जो है भाजपा का चरित्र है। मुझे तो उम्मीद थी सम्मानित सुंदरानी जी जो है वो व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते रहे। बड़ी संख्या में जो है रायपुर दक्षिण में व्यापारी वर्ग है, तो मुझे तो उम्मीद थी कि सुंदरानी जी के नाम पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा पत्रकार साहब से क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेती हूँ। सर, आपने दोनों ही पक्षों को सुना और आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव भी है, तो ऐसे में ये उपचुनाव उस नजर से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ असर पड़ता नजर आएगा सर आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में? दक्षिण चुनाव के परिणाम का असर निश्चित तौर पर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में दिखेगा। जो भी पार्टियां जीतेंगी उनके अंदर एक उत्साह संचार होगा और जनता का जो संदेश है वो एक तरह से दिखेगा। तो अभी इस चुनाव में, क्योंकि इस चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, तो दोनों पार्टियां पूरा दम लगाएंगी कि जो परिणाम उनके पक्ष में जाए। परंतु जनता का क्या मत है, किसका प्रबंधन बेहतर रहता है, किसका प्रत्याशी बेहतर है, कौन से मुद्दे हावी हैं, जो जनता है, जनता क्या सोच रही है। और चुनाव में, उपचुनाव में अगर देखेंगे तो उपचुनाव में इतना ज्यादा सक्रियता रहती है सरकार की कि सरकार को उसका रिजल्ट जो है कई प्रकार से अगर उसके पक्ष में नहीं आए तो रिजल्ट को कई नुकसान की और संभावना रहती है। ऐसे में सरकार पूरा दम लगाएगी। अब उस दम जो लगाएगी उससे कांग्रेस जो है, भाजपा के दम से कांग्रेस कितना लड़ पाती है, संसाधनों से, प्रत्याशियों से, कार्यकर्ता को कैसे मूवमेंट करती है, ये देखने लायक बात रहेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है कि कांग्रेसी भी जल्द ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दे, जिससे दर्शकों के दिल में भी जो बेताबी है उसका भी जवाब मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उपचुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की सूची नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अपने अपने दावे तो है, हालांकि बीजेपी भी दावे कर रही है, तो किसके दावों में दम दिखाई देता है ये तो आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा। और फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही।